नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं आपको पुर्तगालियों के भारत आगमन से संबंधित संपूर्ण बातें बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। इसमें मैं जो शुरुआती यात्री थे उसके बाद में किस प्रकार से उन्होंने अपना आधिपत्य यहाँ पर स्थापित किया और उनके प्रमुख गवर्नर जनरल्स के बारे में आपको सारी जानकारी मैं दूंगा। आपको इतना महत्वपूर्ण बातें आपको मैं बताऊंगा कि जो आप 10-20 पुस्तकें पढ़ने के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि सारी पुस्तकें पढ़ने के बाद भी इतनी डिटेल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। और ये मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जा पाएंगे। शुरुआत करते हैं वास्को डी गामा से। इससे पहले की यदि बातचीत आपको समझनी है तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया था कि किस प्रकार से बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप यानी आशा अंतरीप की खोज की थी और उसके बाद में उसी रास्ते से होता हुआ वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप होकर और गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत पहुंचा था। वास्को डी गामा का जन्म पुर्तगाल के शहर साइंस में हुआ था, यहां मैं लिख देता हूं। और यह गुजराती व्यापारी था एक अब्दुल मजीद, उसकी सहायता से ये भारत पहुंचा था। तो जुलाई 1497 में इसने अपनी यात्रा की शुरुआत की और 4 जहाजों को लेकर पुर्तगाल से वास्को डी गामा रवाना हुआ। वह स्वयं जिस जहाज में बैठा था उस जहाज का नाम था साउ गैब्रियल और अन्य जो जहाज थे उसके बेड़े में 4, उनमें से एक का नाम था साउ राफेल, दूसरा था बेरियो और तीसरा एक जहाज जिसका नाम नहीं पता चला, उसको भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यानी खाने पीने की और अन्य सामग्री उसमें रखी हुई थी। मैंने सारी बातें इसलिए लिखी हैं कि पूरी बातें अगर मैं लिखने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और बोर्ड लेकर पढ़ाने वाली व्यवस्था अभी मेरे पास है नहीं, इसलिए मेरे को इसी प्रकार से वीडियो बनाना पड़ता है। मई 1498 में डेट मैंने यहां पर इसलिए नहीं लिखी कि डेट इसमें कई बार 17 मई मिलती है और कई बार 20 मई मिलती है और वो कंफर्म नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ मई लिखा है। मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट के कपकडावू, जिसको कप्पड़ कहा जाता है केरल में, उस बंदरगाह पर उतरा और कालीकट का अब नाम कोझिकोड कर दिया गया है। तो भी नए नाम है और पुराने नाम है, दोनों मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। वहां के हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। जमोरिन यहां पर राजा का नाम नहीं है, वहां के राजाओं की पैतृक उपाधि है, तो आपको राजा बदल भी जाएगा तो भी आपको नाम जमोरिन ही मिलेगा। लेकिन अरब व्यापारियों ने उसके साथ वैमनस्य का रवैया अपनाया। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से अरबों का इस व्यापार पर आधिपत्य था और उनको लगा कि पुर्तगाली यहां पर आए हैं तो निश्चित रूप से हमारे व्यापार में नुकसान हो सकता है, इसलिए उन्होंने एक शत्रुता की दृष्टि से उनको देखा पुर्तगालियों को। जब वास्को डी गामा वापस गया तो जमोरिन ने उसे मसाले व जड़ी बूटियां ले जाने की अनुमति दी अपने जहाज में और जिनको बेचकर जितनी यात्रा का उनका खर्चा आया था उसका 60 गुना लाभ उनको मिला। काफी ज्यादा उनको फायदा हुआ। अब एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो पुस्तकों में आपको नहीं मिलती कि जब 1598 में सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आया था उस समय पुर्तगाल का शासक था मैनुअल फर्स्ट, या इसको आप इमैनुअल फर्स्ट कह सकते हैं, क्योंकि इनके नाम के उच्चारण में भिन्नता है, इसलिए मैनुअल और इमैनुअल दोनों नाम इसके मिलते हैं। 1502 में, इसके पहले जो आएंगे उनकी मैं बात आगे करूंगा, 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आता है। उस समय भी जो शासक हैं पुर्तगाल के वो इमैनुअल फर्स्ट हैं। तीसरी बार वास्को डी गामा भारत आता है 1524 में, उस समय शासक बदल जाते हैं और उस समय पुर्तगाल के शासक हैं जॉन तृतीय। उन्होंने इसको वायसराय बनाकर भेजा और 1524 में ही कोचीन में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो वास्को डी गामा 3 बार कुल भारत आया और उस काल के दौरान पुर्तगाल में शासक कौन कौन थे वो आपको ध्यान में रखना है और 1524 में कोचीन में वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। यहां एक मैंने राउंड में इसलिए लिख रखा है कि महत्वपूर्ण बात है कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए 1498 में और सबसे अंत में गए 1961 में। यूरोपियों में सबसे पहले और सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली ही थे। तो यहां आपको ये जो कालीकट का नाम है, ये जो बंदरगाह का नाम है, ये इस प्रकार की बातें निश्चित रूप से याद रखनी है। फिर उसके बाद में दूसरा जो बेड़ा भेजा गया उसका नेतृत्व करता था पेड्रो एल्वारेज कैब्राल। तो 1500 ईस्वी में दूसरे पुर्तगाली अभियान का नेतृत्व करता कैब्राल था। अरब व्यापारियों के साथ उसका बहुत जोरदार संघर्ष हुआ और काफी लड़ाई हुई। पहले उसके पुर्तगाली नागरिकों को, उसके जो क्रू मेंबर्स थे, उसका काफी नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद में उसने अरब व्यापारियों के जहाजों को नष्ट कर दिया और काफी अरबी उसमें मारे भी गए। उसने कोचीन और कैलीकट के शासकों की शत्रुता का लाभ उठाया। कोचीन का अब नाम कोच्चि है और कैलीकट का, जैसे मैंने बताया, कोझिकोड नाम अब हो चुका है। तो उन दोनों प्रदेशों के शासकों में आपस में शत्रुता थी, इसका फायदा पुर्तगालियों ने उठाया और कोचीन और कैनानूर के शासकों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए। कैनानूर का अब नाम आपको कन्नूर मिलेगा। तो ये एक बार शुरू में मैं नाम बता देता हूं, बाद में अब मैं पुराना लूं या नया लूं आप समझ जाएंगे।
1500 ईस्वी में उसने कालीकट में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की। यहां पर आपको बहुत सारी पुस्तकों में गलत देखने को मिलेगा। जैसे किसी भी पुस्तक को मैं नाम नहीं लूंगा यहां पर बार बार लेखकों और पुस्तकों के, ऐसा ठीक नहीं लगता, तो आप जो भी पुस्तक है उसमें ठीक कर लीजिएगा। अधिकांश पुस्तकों में आपको गलत मिलेगा। तो कालीकट में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की। आपको क्या मिलेगा पुस्तकों में कि पहली फैक्ट्री आपको कोचीन में मिलेगी, दूसरी कैनानूर में दिखाई देती है, लेकिन ये फैक्ट्रियां पहली बन चुकी थी और इन फैक्ट्रियों में दुर्ग का निर्माण या इनका फोर्टिफिकेशन जो है, यानी इनके चारों ओर जो चार दीवारी है और इसको जो सुरक्षा करने के लिए जो दीवार वगैरह है वो बाद में बनाएगी, एक दुर्ग का रूप इनको बाद में दिया गया। लेकिन ये सही आपको जानकारी मैं दे रहा हूं कि पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कालीकट में 1500 में, दूसरी फैक्ट्री है वो भारत में उन्होंने लगाई कोचीन में, जिसका नाम अब कोची हो चुका है, और थर्ड फैक्ट्री उन्होंने लगाई क्विलोन में। ये भी आपको, इसका भी मैं नाम, आपको पुराना नाम है ये क्विलोन, और अब इसका नाम कोल्लम हो चुका है, तो ये मैं बता देता हूं एक ही बार में, कोल्लम। तो ये 3 शुरुआती फैक्ट्रियां हैं जो इन्होंने भारत में लगाई। और पहला पुर्तगाली दुर्ग यदि कहे, जो फोर्टिफिकेशन किया उन्होंने अपनी जो फैक्ट्री थी उसका, तो वो कोचीन का किया 1503 में। तो यदि आपको दुर्ग पूछा जाता है पहला, तो आप 1503 में कोचीन बताएंगे, और दूसरा दुर्ग यदि आप पुर्तगालियों का बताएंगे तो वो कैनानूर यानी कन्नूर में बताएंगे, जो 1505 में उन्होंने बनाया। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जानकारी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फितोरिया। फितोरिया ऐसे व्यापारिक स्थल या अड्डे होते थे जहां से नौसैनिक बेड़ों को सहायता प्रदान की जाती थी। तो पुर्तगालियों का यह टारगेट था कि एशिया के जितने भी महत्वपूर्ण इस प्रकार के अड्डे हैं उन पर कब्जा कर लिया जाए। कार्टेज और काफिला व्यवस्था, ये 2 महत्वपूर्ण नाम आते हैं। कार्टेज एंड काफिला सिस्टम, ये क्या सिस्टम है? कार्टेज सिस्टम क्या था कि वो भारतीयों से पैसा प्राप्त करने का एक तरीका था, उनका जरिया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत वो करते थे कि भारतीय जहाजों को गोवा के पुर्तगाली वायसराय से लाइसेंस लेना पड़ता था या पास लेना पड़ता था। वो पास लेने के बाद ही वो समुद्री यात्रा पर व्यापार के लिए निकल सकते थे, अन्यथा पुर्तगाली उनके जहाजों को पकड़ लेते थे और कभी कभी उनके जहाजों को डुबा भी दिया करते थे। काफिला व्यवस्था में सिस्टम यह था कि एक निश्चित राशि उनसे से ले ली जाती थी, जहाजों से, जो अन्य जहाज थे भारत के, उनसे एक निश्चित राशि लेने के बाद में पुर्तगाली है वो समुद्र में उन जहाजों की सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले लेते थे कि यदि किसी प्रकार के समुद्री डाकुओं से उनको खतरा होगा तो उनकी सुरक्षा वो करेंगे, और पुर्तगालियों का जहाजी बेड़ा उनके साथ चला करता था उन जहाजों की सुरक्षा के लिए। तो इसको काफिला व्यवस्था कहा जाता है। इसके बाद में कुछ शब्द मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको कई पुस्तकों में क्या है गलत मिलता है कि जो पुर्तगाली कंपनी थी उसका नाम एस्तादो दा इंडिया था। नहीं, वो कंपनी का नाम नहीं है। एस्तादो दा इंडिया, यदि आप इसको ट्रांसलेट करेंगे पोर्तुगीज से इंग्लिश में, तो आपको शब्द मिलेगा स्टेट ऑफ इंडिया, यानी पुर्तगालियों का भारत में जो साम्राज्य है उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है एस्तादो दा इंडिया, यानी पुर्तगालियों के भारतीय साम्राज्य, जो सामुद्रिक साम्राज्य उनका है भारत में, उसके लिए एस्तादो दा इंडिया शब्द इस्तेमाल किया जाता है। वो कंपनी का नाम नहीं है। दूसरा शब्द आपको इस प्रकार का मिलता है कासा दा इंडिया। इसका ट्रांसलेशन होगा इंडिया हाउस। पुर्तगाली राज्य द्वारा संचालित वाणिज्यिक संगठन जो यहां पर व्यापार करता था या जो सारी गतिविधियां भारत में चलाता था, तो इंग्लिश में इसको कहेंगे द पोर्तुगीज स्टेट ओवन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम था उस ऑर्गेनाइजेशन का? कासा दा इंडिया। अब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की यदि बात करें तो उसका नाम क्या था? ये बहुत बाद में 1628 में स्थापित हुई, जब उन्हें फ्रेंच से और ब्रिटिशर्स से बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। तो अब एक कंपनी का निर्माण किया गया। उस कंपनी को पुर्तगाली में तो कहते हैं कंपानिया दे कॉमर्शिया दे इंडिया या कंपानिया दे इंडिया ओरिएंटल, या इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। सारी ही ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो किंग फिलिप थर्ड के टाइम की बात है ये, और एक प्रकार से शेयर बाजार में उस कंपनी को स्थापित कर दिया गया और कोई भी उसके शेयर ले सकता था, और सबसे ज्यादा शेयर है वो किंग फिलिप थर्ड के ही थे उसमें, यानी जो सम्राट था उसके शेयर थे। तो इस कंपनी की स्थापना 1628 में की गई, लेकिन ये सफल नहीं हुई और 1633 में इसको बंद कर दिया गया। तो राजा है वो इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर था। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं जो अपने आप में परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी हैं और छात्रों में भ्रम भी पैदा करते हैं, क्योंकि इनका सही मतलब कहीं बताया नहीं जाता। फिर इसके बाद में पुर्तगालियों के गवर्नर्स की बात करते हैं। पहला पुर्तगाली गवर्नर है फ्रांसिस्को डे अल्मेडा। 1505 से 1509 तक का इसका कार्यकाल है। यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आपके दिमाग की खिड़कियां हैं वो खुली रहनी चाहिए हमेशा। अल्मेडा को 1505 में 3 वर्ष के लिए भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया। अब आप इस डेट को दोबारा देखिए, 1505 से 1509, ये तो 4 साल का समय हो गया। तो 3 वर्ष के लिए भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया था, और पहला ही गवर्नर 4 साल कैसे रह गया? इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है जो मैं अभी आपको बताऊंगा।
अल्मेडा को सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश था कि वह भारत में ऐसे दुर्ग बनाए जिनका उद्देश्य सुरक्षा न होकर हिंद महासागर में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना हो, यानी व्यापार को प्राथमिकता देना। वैसे उनके उद्देश्यों की बात करें तो उनके दो उद्देश्य थे पुर्तगालियों के, एक तो व्यापार करना और दूसरा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो यह फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को स्पष्ट निर्देश था कि आपको इस प्रकार के दुर्ग बनाने हैं, व्यापारिक कोठियां बनानी है कि हिंद महासागर में व्यापार पर पूरा नियंत्रण पुर्तगालियों का स्थापित हो सके। उसने कन्नूर में, जिसको कैनानूर बोलते थे उस समय, फोर्ट सेंट एंजेलो नामक एक दुर्ग का निर्माण करवाया और इसके अलावा उसने एंजेडिवा और किल्वा में भी दुर्ग बनवाए। अब ये एंजेडिवा और किल्वा क्या है? एंजेडिवा आपको गोवा में मिलेगा। एंजेडिवा गोवा का एक द्वीप आप कह सकते हैं, टापू। और एंजेडिवा के बारे में महत्वपूर्ण बात बताऊं तो 1506 में पुर्तगालियों ने एंजेडिवा पर कब्जा कर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था इसको। और 1961 में जब पुर्तगाली भारत छोड़कर गए तो गोवा को छोड़ने के 48 घंटे के बाद में उन्होंने एंजेडिवा से, मतलब वो निकले, उससे अधिकार छोड़ा था। तो 1506 में इस पर अधिकार किया था और 1961 में जब पुर्तगाली भारत से निकले थे तो उसके 48 घंटे के बाद में वो एंजेडिवा से चले गए थे। अब इसके बाद में आती है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? देखिए, अल्मेडा स्थल स्थानों की अपेक्षा समुद्री शक्ति के विस्तार की इच्छा रखता था। उसका मानना था कि समुद्र पर प्रभुत्व बनाए रखकर ही भारत पर अधिकार रखा जा सकता है। यानी उसकी समुद्र के प्रति नीति इस प्रकार की थी कि हमारा कब्जा समुद्र पर, हमारी ताकत सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। उसकी इस यथार्थ नीति को ही नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। कभी कभी पुस्तकों में इसको शांत जल की नीति भी लिखा जाता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं इजिप्ट, तुर्की और गुजरात के संयुक्त बेड़े के साथ अल्मेडा का संघर्ष और गवर्नर अल्बुकर्क की कैद और अल्मेडा का बदला। यहां पर वो 1504 से 9 वाली जो आपको 5 से 9 वाली जो डेट है 4 साल का, उसका भी मतलब मैं आपको बता दूंगा कि 4 साल कैसे हो गए। क्योंकि समुद्र में पुर्तगालियों की शक्ति बढ़ती जा रही थी और एक प्रकार से हिंद महासागर में वो अपना आधिपत्य स्थापित कर रहे थे। तो इसको भांपते हुए मिस्र के सुल्तान ने एक जहाजी बेड़ा तैयार करके और पुर्तगालियों से लड़ाई करने के लिए भेजा। यानी गुजरात के शासक ने जो जहाज भेजे मिस्र के सुल्तान की सहायता के लिए, वो भी उनसे जा मिले समुद्र में। तुर्की का शासक भी इस अभियान में साथ में था, उन्होंने भी सहायता भेजी। इसके अलावा भारत में कालीकट, बीजापुर और अहमदनगर के शासकों ने भी सहायता भेजी क्योंकि वो सभी पुर्तगालियों से परेशान थे। 1508 ईस्वी में, यहां देखिए महत्वपूर्ण लड़ाइयां होंगी। 1508 ईस्वी में दाभोल और चोल की लड़ाई में अल्मेडा असफल हुआ, यानी अल्मेडा को हार मिली और चोल की लड़ाई में उसका बेटा मारा गया। अल्मेडा के बेटे की चोल की लड़ाई में, द बैटल ऑफ चोल में, उसका बेटा मर गया। 1508 में ही अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो दूसरा गवर्नर है उसको नियुक्त कर दिया गया। भारत का गवर्नर, जो पुर्तगाली गवर्नर होगा भारत में, उसकी नियुक्ति कर दी गई। लेकिन अल्मेडा है वो अपने बेटे की मौत का बदला और अपनी हार का बदला लेना चाहता था और उसको पता था कि यदि अल्बुकर्क गवर्नर बन गया तो शक्तियां उसके हाथ में आ जाएंगी। तो इसलिए अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए उसने अल्बुकर्क को पद नहीं सौंपा और उसको कैद कर लिया और खुद गवर्नर बना रहा। और 1509 में दीव की लड़ाई में, बैटल ऑफ दीव में, उसने संयुक्त बेड़े को पराजित कर दिया। यानी जो मिस्र, तुर्की और गुजरात का संयुक्त बेड़ा था उसको उसने हरा दिया। और उसके बाद में 1509 में जब पुर्तगाल से एक और जहाजी बेड़ा आया, बड़ा जहाजी बेड़ा, तो उसके बाद में ही उसने अल्बुकर्क को पद सौंपा। तो इसलिए वो चौथा साल हो गया। बनाया तो 3 ही साल के लिए था, लेकिन चौथा साल इसलिए होगा क्योंकि 1508 में उसने अल्बुकर्क को अपना पद नहीं सौंपा, क्योंकि उसे 1508 में हुई हार का बदला लेना था, अपने बेटे की मौत का बदला लेना था। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं कुछ। फिर इसके बाद में दूसरे गवर्नर की बात करते हैं, अफोंसो डी अल्बुकर्क। इसको अल्फांसो भी बोलते हैं और अफोंसो भी बोलते हैं। वैसे आप सही शब्द का ढूंढेंगे तो आपको स्पेलिंग यही मिलेगी, अफोंसो डी अल्बुकर्क। 1509 से 15, ये 6 साल के लिए हो गया। अब इसके 2 कार्यकाल हैं या एक ही कार्यकाल है, इसके बारे में कहीं पर भी जानकारी नहीं मिली। मैंने घंटों प्रयास किया लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। भारत में पुर्तगाली शक्ति की नींव डालने वाला अल्बुकर्क ही था, या आप कह सकते हैं कि भारत में पुर्तगाली शक्ति की स्थापना करने वाला या पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आप किसका नाम लेंगे? अफोंसो डी अल्बुकर्क। उसने कोचीन को अपना हेडक्वार्टर बनाया। वह पहले आ चुका था एक बार 1503 में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में। 1503 में भारत आ गया था, लेकिन 1504 में वह वापस चला गया था और फिर 1508 में उसको गवर्नर बनाया गया था। जब उसे अल्मेडा ने पद नहीं सौंपा था तो 1509 में जाकर गवर्नर बना। उसने 1503 में जब वो भारत आया था तो उसने कोचीन में पहले पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।
कोचीन में पहला पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने, लेकिन वो उस समय गवर्नर नहीं था। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। 1510 में उसने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह के नियंत्रण वाले गोवा पर अधिकार कर लिया। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। प्रश्न है कि गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार कब हुआ? तो आप बताएंगे 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार हुआ। कुछ समय बाद पुर्तगालियों को वहां से आदिल शाह ने खदेड़ दिया, लेकिन कुछ माह पश्चात ही पुर्तगालियों ने वापस उस पर अधिकार कर लिया था। साथ ही उन्होंने गोवा के पास की भूमि राजापुर और दाभोल की बीजापुरी बंदरगाहों पर अधिकार कर लिया। यानी गोवा के समीप की जो भूमि थी उस पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया। और राजापुर और दाभोल, यहां एक बात अलग है कि जो राजापुर है इसको आप कई पुस्तकों में तो विवरण मिलता ही नहीं, इसको राजौरी लिखा गया है। अब राजौरी मेरे को महाराष्ट्र में मैंने सर्च किया तो कहीं पर भी नहीं मिला। हालांकि दाभोल है DABHOL, या इसको पुर्तगाली और ब्रिटिश है वो दाबुल कहा करते थे, दाबुल। ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है, रत्नागिरी में। और राजापुर मैंने सर्च किया, वो भी है रत्नागिरी में। तो मेरे ख्याल से देखिए ये राजापुर ही होना चाहिए जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट वाला है। राजौरी शायद मेरे हिसाब से वहां कोई भी नहीं है, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मुझे राजौरी स्थान वहां पर भी कोई मिला नहीं। फिर उन्होंने दो महत्वपूर्ण जगहों पर अधिकार किए, हालांकि वो दोनों ही भारत में नहीं है। मलक्का, या इसको मेलाका बोल सकते हैं आप, मलेशिया में, इस पर 1511 में अधिकार किया। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और फिर उसके बाद में होर्मुज में अधिकार किया उन्होंने 1515 ईस्वी में। ये ईरान का इलाका है वैसे, और फारस की खाड़ी में आपको दिख जाएगा एक छोटा सा टापू। तो होर्मुज, वैसे होर्मुज स्ट्रेट भी आपको वहां पर दिखाई दे जाएगी। आप मैप देखेंगे वर्ल्ड का, उसमें आपको दिखाई दे जाएगी। तो 1511 में मलक्का पर अधिकार और 1515 में होर्मुज पर पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क ने गुजरात के शासक से कुछ मांग की थी। क्या मांग की थी? दीव और बेसिन में दुर्ग बनाने की अनुमति, खंबात के व्यापारियों का माल खंबात के अलावा किसी अन्य बंदरगाह पर न भेजने, और किसी तुर्की ओटोमन व्यापारी को अपने राज्य में आने की अनुमति न देने की मांग की। तुर्की या ओटोमन कह सकते हैं आप, इसमें बीच में स्लैश लगा देंगे। ओटोमन साम्राज्य है वो जो तुर्की वाला ही है। 1453 में तुर्कों ने अधिकार कर लिया था, कुस्तुनतुनिया को एक प्रकार से हरा दिया था उन्होंने। 1453 में जो बेजेंटाइन साम्राज्य की, पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी, उसको उन्होंने जीत लिया था। उसके बाद में उसको ओटोमन साम्राज्य कहा जाता था। तो ओटोमन, किसी भी ओटोमन व्यापारी को अपने राज्य में न आने की मांग उन्होंने की थी। तो ये तीन मांग उन्होंने गुजरात के शासक से की थी। अब दो महत्वपूर्ण बातें अल्फांसो डी अल्बुकर्क के कार्यकाल में हुई। उन्होंने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई, तो आपका आंसर होगा अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने। और इसके अलावा अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए मैंने इनको अलग से मेंशन किया है। अब आगे बढ़ते हैं अगले गवर्नर पर, नूनो द कुन्ना, 1529 से 38। देखिए कहां आ गए हैं हम, 1509 से 15 और 15 के बाद में 15 से 29 तक यहां समय खाली है, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण बात यहां पर घटित नहीं हुई। हालांकि गवर्नर तो तब भी बने हैं, लेकिन उन गवर्नरों का जिक्र करना ज्यादा जरूरी नहीं होता, इसलिए पुस्तकों में नहीं दिया जाता। मैं आपको एक दो नाम बता देता हूं। जैसे अल्बुकर्क के बाद लोपोसोरिस गवर्नर बना, जिसके साथ अल्बुकर्क के संबंध है वो काफी अच्छे नहीं थे। उसके पश्चात के गवर्नर्स में यदि हम बात करें तो वास्को डी गामा का नाम आता है, जिसका मैंने आपको बताया था कि 1524 में तीसरी बार वो भारत आया था गवर्नर या वायसराय बनकर, और वहीं कोचीन में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में महत्वपूर्ण गवर्नर का नाम आता है नूनो द कुन्ना, या इसको पुस्तकों में नीनो द कुन्ना भी लिखा जाता है। सबसे पहला काम उसने क्या किया कि 1530 में उसने गवर्नर कार्यालय को कोचीन से गोवा में स्थानांतरित कर दिया, और इस प्रकार से गोवा औपचारिक रूप से पुर्तगालियों की भारत में राजधानी बन गई। उसके बाद में डिकुना ने सेंथोमे मद्रास में और हुगली बंगाल में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना कर ली। 1534 और 35 में उन्होंने बेसिन और दीव पर अधिकार कर लिया। ये डेट आपको याद रखनी है, 1534 में बेसिन और 1535 में उन्होंने दीव पर अधिकार कर लिया। किस प्रकार से अधिकार किया वो स्टोरी आपको मैं बता देता हूं। पुर्तगालियों ने मुगल बादशाह हुमायूं व गुजरात के शासक बहादुर शाह की वैमनस्यता का लाभ उठाया। यानी गुजरात के शासक को हुमायूं से खतरा था, हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण किया, और इस डर की वजह से ही उसने बेसिन है वो सौंप दिया था। अब बेसिन है उसके बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो अब इसका नाम बेसिन नहीं है, वसई बोला जाता है महाराष्ट्र में, वसई। और इंग्लिश में यदि मैं इसका नाम बताऊं तो पहले स्पेलिंग ये थी, इसलिए कई बार आपको गूगल वगैरह में सर्च करने में दिक्कत होती है। बेसिन या बसीन भी बोलते हैं इसको, आजकल वसई नाम है इसका, और ये महाराष्ट्र में है। तो 1534 में बेसिन और 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया। और बेसिन किसने सौंपा था? गुजरात के शासक ने सौंपा था, क्योंकि
उसको खतरा था हुमायूं से और वो पुर्तगालियों की सहायता प्राप्त करना चाहता था। इसके अलावा दीव के मुद्दे पर भी उनमें आपस में समझौता हो गया। लेकिन 1536 में हुमायूं के वापस लौटने के बाद पुर्तगालियों और बहादुर शाह के बीच में यानी गुजरात के शासक के बीच में संबंध फिर से कड़वे हो गए। इस मामले में फिर विवाद बढ़ता गया और फिर एक शहर में एक दीवार खड़ी करने के मुद्दे पर मामला बिगड़ गया और एक झड़प में बहादुर शाह मारा गया। कई पुस्तकों में आपको विवरण मिलता है कि वो उसको एक पुर्तगाली जहाज पर बुलाया गया, वहां उसको मार दिया गया या समुद्र में फेंक दिया गया। इस प्रकार की कई सारी बातें आती हैं जो उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब इस दौरान तुर्की की भूमिका किस प्रकार से है? तुर्की ने कई बार पुर्तगालियों को हराने का प्रयास किया। 1529 में लाल सागर से पुर्तगालियों को खदेड़ने के लिए सुलेमान रईस के नेतृत्व में एक बेड़ा भेजा गया। बहादुर शाह यानी गुजरात के शासक ने इस बेड़े का स्वागत किया और 2 तुर्क अधिकारियों को भारतीय नाम देकर सूरत और दीव का हाकिम नियुक्त कर दिया। इसमें से एक का नाम रूमी खान था, जो बाद में एक प्रसिद्ध तोपची के रूप में जिसने अपना नाम कमाया। 1531 में पुर्तगालियों के दमन और दीव पर आक्रमण को रूमी खान ने असफल कर दिया। जब स्थानीय अधिकारियों की सहायता से पुर्तगालियों ने दमन और दीव पर आक्रमण करके विजित करने का प्रयास किया तो रूमी खान ने उनको पराजित कर दिया। गुजरात और तुर्की का गठबंधन और मजबूत होता उससे पहले ही मुगलों की चुनौती का सामना करना पड़ा, हुमायूं की चुनौती का बहादुर शाह को सामना करना पड़ा। 1536 में भी सुलेमान पाशा के नेतृत्व में तुर्की से एक और नौसैनिक बेड़ा भेजा गया। उन्होंने 1538 में दीव को घेर लिया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि तुर्कों को कहीं से समाचार मिल गया कि पुर्तगाल की ओर से एक बड़ा काफिला आने वाला है, बड़ा जहाजी बेड़ा आने वाला है सहायता के रूप में। तो इसलिए वो 2 महीने की घेराबंदी के बाद में वहां से जो घेराबंदी है दीव की छोड़कर वो वापस चले गए। उसके बाद में भी कई आक्रमण उन्होंने किए जिनका वर्णन मैं अगले वीडियो में करूंगा, या जो अन्य जो उनके जो संबंध है, यूरोपीय कंपनियां और भी आने लगी थी इस दौरान, तो उनके साथ किस प्रकार के संबंध थे, व्यापार वो किस प्रकार से करते थे, भुगतान किस प्रकार से करते थे, उस प्रकार की सारी बातें हैं वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और रह जाती है कि नीनो द कुन्ना के बाद में गवर्नर कौन बना, तो उसका नाम है गार्सिया दे नोरोन्ना। ये आप नाम देख सकते हैं। हो सकता है कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि पुस्तकों में इसका विवरण नहीं है तो मैंने इसका एक का नाम शामिल कर लिया। हालांकि सब गवर्नर्स का नाम तो शामिल नहीं किया जा सकता और ना ही इतने इंपॉर्टेंट है, न इतने याद रहते हैं। तो ये मेरी कोशिश थी कि मैं आपको इन सारी बातों के बारे में बताऊं। लेकिन अन्य जो यूरोपीय कंपनियां हैं इसके साथ पुर्तगालियों के संघर्ष के बारे में या जो व्यापार से संबंधित अन्य बातें हैं उसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।